नमस्कार, राम राम। आज हम हैं कर्नल साहब राजेश भूकर जी के पास में, जिन्होंने अपनी जर्नी सीकर के एक छोटे से गांव से शुरू करके आज एक ऑफिसर ग्रेड के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे ऑफिसर भी हैं और बहुत मस्त मौला हैं, बहुत खुश रहते हैं। तो सबसे पहले उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और फिर ये जानेंगे उनके खुश रहने का राज क्या है। तो नमस्कार सर। नमस्कार पायल, नमस्कार राम जी। पहली बात तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज आप दोनों के साथ यहाँ बैठ के और कुछ बोलने का मौका मिला है। तो जैसे कि पायल जी ने बताया कि मैं 1963 में एक मेरा गांव है दिनारपुरा, जो कि सीकर से तकरीबन उस समय 3 कोस दूर था और अभी भी 3 कोस ही है। लेकिन तब वहाँ पे ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, सब कुछ एक पिछड़ेपन का टाइम था। वहाँ पैदा हुए, गांव की स्कूल प्राइमरी तक थी, उसके आगे आपको 2-3 किलोमीटर जाके फिर पढ़ाई करनी पड़ती थी। उस माहौल में मैं नहीं कहूँगी कि वहाँ कोई स्ट्रगल था, लेकिन अभाव होते हुए खुशियाँ थी, एक अलग ज़िंदगी थी, अच्छा वातावरण था, गांव का वातावरण अच्छा था। उस गांव के वातावरण में मेरे साथ के मैं ही नहीं, तकरीबन 30-40 बच्चे सब वहाँ से उठ के एक अच्छे लेवल के ऊपर जाके आज सेटल हैं और ज़िंदगी में अच्छा करें, वो खुशहाल हैं। तो वहाँ गांव से फिर 9 साल की उम्र में मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के अंदर मेरा दाखिला हुआ जी। प्योर मारवाड़ी और हिंदी के मीडियम से हम इंग्लिश मीडियम में गए, तो थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ा। पर जैसे कहते हैं ना, गांव का दिमाग बहुत फर्टाइल होता है, एक बच्चे का दिमाग पोटेंशियल बहुत था और हमने बहुत जल्दी ग्रास्पिंग करके अपने आप को उस माहौल में डाला। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी और फिर इंडियन आर्मी तकरीबन 22 साल, तो ये 3 से ज़्यादा दशक का यूनिफॉर्म सर्विसेज में नौकरी करके मैंने 2007 में इंडियन आर्मी से प्री मैच्योर रिटायरमेंट कर्नल की रैंक से लिया। सर, आप जब स्कूल लाइफ में थे, जब आप सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ चले गए, उसके बाद अलग अलग नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह, तो आपकी जो आर्मी में जर्नी कब शुरू हुई? सर 1982 में मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया और उसका एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट है। मैं स्कूल में क्या होता है, किसी भी स्कूल में 2 तरह के बच्चे अच्छे माने जाते हैं, जिनका पहचान बनती है, या तो आप पढ़ाई से पहचान बनाते हो या खेल कूद से पहचान बनाते हो। बिल्कुल। तो गांव के बच्चे थे, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखते, चलो खूब खेल कूद किया और किया, पर पढ़ाई में ठीक थे ना, कोई बहुत होशियार बच्चे थे लेकिन कमज़ोर भी नहीं थे जी। जब मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में गया तो हम 5 सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के बच्चे वहाँ पे हम इंग्लिश में फेल हो गए जी। तो एक SP शर्मा साहब टीचर थे हमारे इंग्लिश के, उन्होंने काफ़ी हमें बुरा भला कहा और हमारे स्कूल को भी बहुत दिखा रहा कि भाई तुम्हारी स्कूल में टैक्स पेयर का पैसा खाते हो, उससे पढ़ते हो और कुछ नहीं करते हो। तो मैंने उनको रोका कि सर आप हमें तो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन स्कूल को कुछ मत कहो, क्योंकि आज जो भी हम उस स्कूल की बदौलत है जी। और जब हम स्कूल में थे तो हम गांव के प्रति वही भावना रखते थे कि आज जो भी हमें उस गांव के प्रति बदौलत है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि इस कोर्स में पढ़ाई में मैं अव्वल आके जाऊँगा। 3 साल मैंने मेहनत करी, गॉड ने हमारा साथ दिया और 3 साल में मैंने सारे बुक प्राइज और उस कोर्स को एकेडमिक में गोल्ड मेडल लेके उनको मैं गिफ्ट करके आया। सर, जब आपकी जर्नी एज ए ऑफिसर NDA में शुरू हो गई, उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग्स हैं वो कार्यक्षेत्र कहाँ रहा है, किस तरीके का अनुभव उस जर्नी का है? तो 22 साल में तकरीबन मैंने 6 एल्टीट्यूड करी हैं, जिसमें सिक्किम है, मलारी है, जोशीमठ है, लेह है, कारगिल है और सियाचिन है। और एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन का इलाका था आसाम और मणिपुर बॉर्डर के ऊपर, 3 साल का टेन्योर मैंने वहाँ किया। उसके अलावा आर्मी हेडक्वार्टर्स के अंदर भी मैंने नौकरी करी, स्कूल ऑफ आर्टिलरी में मैं इंस्ट्रक्टर भी रहा, इंडिया के बाहर भी देश की तरफ से गया। तो एक बहुत मिक्स और बहुत ही रोमांचकारी सफ़र रहा है ज़िंदगी का। आर्मी एक जीवन का तरीका है जीने का जी, और हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से जी, ताकि आज एक अपने आप के बारे में खुशी महसूस होती है कि हम इंडियन आर्मी के अंदर इतने साल हमने बिताए और आज जो कुछ भी मैं खड़ा होकर फक्र के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, एक ज़िंदगी जी है। तो सर, आप एक ऑफिसर होने के साथ साथ पेरेंट्स भी हैं, तो आप हमारे पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो बच्चों के साथ कैसे अपना रिलेशन, मतलब अच्छी बॉन्ड बिल्ड करे, ताकि बच्चे का और उनका एक मतलब बहुत ही अच्छा पारदर्शी और बच्चा भी उनसे बातें शेयर करे, या मतलब किस टाइप का आप मैसेज देना चाहेंगे कि पेरेंट्स और बच्चे का अच्छा बॉन्ड हो और उनके रिलेशन अच्छे हों? पायल जी, क्या है कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी में जितना बच्चों के प्रति
सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व है या जो सबसे ज़्यादा अच्छा उत्तरदायित्व निभाती हैं उनकी आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ होती है। उस माता का रोल बहुत ज़्यादा है, पिता का रोल थोड़ा कम है क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी कम रहती है, प्लस उसके पास में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो उस समय बच्चों के साथ जो माँ का रोल है वो ही उसको आज आर्मी ऑफिसर के जितने बच्चे हैं, आर्मी जवानों के जितने बच्चे हैं, उनके अंदर उनके ब्रिंगिंग अप में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। उनका एक अलग बॉन्ड होता है। एज ए फादर आपको टाइम टू टाइम उन्हें सपोर्ट करना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है और कोशिश करनी पड़ती है टाइम निकाल के आप जरूर बच्चों के साथ में अपना टाइम व्यतीत करें ताकि वो आपकी पर्सनैलिटी के कुछ गुण अपने आप अंदर डालें और एक अच्छा फ्यूचर के लिए एक अच्छा सिटीजन पैदा हो। तो एक बैलेंसिंग माँ और बाप के प्यार की उसको ज़रूरत है। अपने परिवार के बारे में बताएं सर, जो बच्चों के हैं, एज ए गार्जियन के नाते फैमिली में बच्चे अभी क्या कर रहे हैं और उनकी बॉन्डिंग कैसी है? सर मैं थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि पहली बात तो जैसे मेरे परिवार में मेरे लिए जो रोल मॉडल हैं वो मेरे नाना जी हैं। 100 साल के फ्रीडम फाइटर हैं, पूर्व सैनिक हैं, सीकर के एमएलए भी थे रणमल सिंह जी, आज भी जीवित हैं 100 साल। वो मेरे रोल मॉडल थे। उनके जब हम बचपन में हमने देखा वहाँ पे पूरे चारों भाइयों के 19 बच्चे एक परिवार की तरह रहते थे। लकीली आज हम 60 साल में भी तीनों भाई एक साथ ही रहते हैं, एक परिवार की तरह रहते हैं। ग्रेट। हमारे तीनों भाइयों के बच्चों में कभी ये नहीं हुआ कि उनका बच्चा कौन है, मेरा बच्चा कौन है। वो सातों के सातों बच्चे हमारे बच्चे जी। इनमें से 4 डॉक्टर बन गए और एक इंजीनियर बन के, मेरा खुद का बेटा जिसको मैं बोलूँगा नमित, जिसको सबसे बड़ा ये बच्चा था, ये नोरियन इंडिया के अंदर अभी कंट्री मैनेजर है सेल्स का। मेरी जो बेटी थी उसकी शादी आर्मी के ऑफिसर से हुई जो अभी कर्नल है, चंडीगढ़ में कमांडिंग ऑफिसर है, सुनील कुमार जाखड़। दूसरे भाई की जो बेटी थी वो पीजी करके डॉक्टर बनी और अभी चंडीगढ़ के अंदर है, उसका हस्बैंड भी डॉक्टर है। तीसरे भाई के दोनों बच्चे डॉक्टर हैं और मेरी बहन की बेटी भी डॉक्टर है। तो ये सारे के सारे बच्चों ने एक अच्छे माहौल में, बढ़िया बात है कि सातों बच्चे और हम तीनों भाई और हम तीनों की जो बीवी हैं वो सारे के सारे अभी भी साथ रहने की बजाय जो थिंकिंग है जी, सोच जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल एक है। मतलब ये इक्वलिटी मिलना बहुत गजब का, ईश्वर की भी बड़ी कृपा मान सकते हैं। ये आपकी आपसी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। उसके बाद जब सर आप 2007 में वॉलंटरी रिटायरमेंट पर आ गए तो क्या ध्येय था कि जब देश का अलग अलग अनुभव, दुनियादारी का अनुभव सीखा, किस चीज़ में वापस आके अपनी ज़मीन से जड़ें जो अपनी ज़मीन से जुड़ी हुई है उनके साथ जुड़कर क्या खास करने का मकसद रहा, उसके बाद किस तरीके से जर्नी शुरू हुई? सर मुझे शुरू से ये लगता था कि मैं जितना अच्छा करता हूँ उसकी वैल्यू जब तक नहीं है जब तक मैं इसको कहीं और आगे दे ना पाऊँ, चाहे वो मेरे गांव के बच्चे हों चाहे कहीं और के बच्चे हों। तो कुछ न कुछ मेरे हमेशा शुरू से दिमाग में रहता था नानाजी की बदौलत की भाई आप खुद तो ठीक है अपने बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन आप किसी और के लिए कुछ करना सीखो जी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मुझे सबसे पहला मौका मिला केन इंडिया बाड़मेर के अंदर, वहाँ के कंप्लीट राजस्थान गुजरात का सिक्योरिटी हेड बनने का जी। और उस समय हमने बहुत बच्चों को जोड़ा, बहुत लोगों को, वहाँ लोकल हों चाहे बाहर के हों, जो भी लड़का हमारे पास काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आकर उसको हमने हमारे साथ जोड़ा, उस कंपनी के साथ में जोड़ा और एक उनका भविष्य बना जी। चाहे वो ऑफिसर कैटेगरी के थे, चाहे वर्कर कैटेगरी के थे, चाहे कोई और तरीके से, हर हालत में हमने लोगों को जोड़ा। उन लोगों को जोड़ा जिनको सच में नौकरियों की आवश्यकता थी, उनको सोर्सेज की आवश्यकता थी जी। तो वो एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री मेरा टेन्योर 2.5 साल का बाड़मेर के अंदर था। और सर अब मैं ये जानना चाहूँगी, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली के बारे में भी बात कर ली, तो आप अपनी मन की खुशी किस चीज़ में देखते हैं? सबसे ज़्यादा आपको अच्छा फील किस चीज़ से होता है? मैं तो पायल जी सर एक बात कहूँगा कि मुझे सुबह सुबह ये लगता है कि आज का दिन मेरा सफल है अगर शाम तक मैं किसी भी 1 या 2 आदमी के मुंह पे स्माइल ला सकूँ। ये मेरा बॉटम लाइन है, शुरू से रहा है कि अगर मेरी वजह से मैं कोई बड़ा काम कर सकूँ ना कर सकूँ, कुछ ज़्यादा कर सकूँ, लेकिन अगर मेरी वजह से शाम तक 2 आदमियों के चेहरे पे भी अगर मुस्कुराहट आई है तो मेरा काम आज का हो गया। किसी दूसरे को मन की खुशी देना ही खुद के लिए सबसे बड़ी मन की खुशी होती है। तो सर अभी थोड़ा सा हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, जिसमें हम ये मन की खुशी फाउंडेशन के द्वारा काम भी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, मतलब आजकल हर इंसान ही लगभग थोड़ा बहुत स्ट्रेस वाले इस दौर से गुजरता है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट को कि वो किस तरीके से इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करे और किस तरीके से इसको थोड़ा रिलीफ मतलब मिले?
कि वो कैसे हैंडल करें अपनी प्रॉब्लम्स को? आज अगर हम अपने देश में देखते हैं तो सबसे बड़ी, मैं समस्या नहीं कहूँगा लेकिन ये हकीकत है कि हमारे पास में बहुत से मौके नए आ रहे हैं, बहुत से जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ है, लेकिन कंटेंट उससे भी ज़्यादा होते जा रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन का एक इतना ज़्यादा आउट ऑफ वे प्रोपोर्शन बढ़ गया कि हर एक सीट के लिए कम से कम जहाँ पे 10 दावेदार थे आज वहाँ पे 1000 दावेदार हो गए। तो इसका मतलब रिसोर्सेज कम है और उसको यूज करने वाले लोग ज़्यादा हैं। एज ए स्टूडेंट अगर हर एक आदमी बोलना शुरू कर देगा मुझे नौकरी चाहिए, सरकार में चाहिए, मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, आर्मी ऑफिसर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो बाकी काम कौन करेगा? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को और किसी पेरेंट को मैं तो ये बोलूँगा कि अपने बच्चे का एक सेल्फ अप्रेजल या सेल्फ एनालिसिस करवाइए कि उसकी काबिलियत क्या है, उसका इंटरेस्ट कहाँ है। जी, बहुत बड़ी बात। अगर आप काबिलियत और इंटरेस्ट दोनों चीज़ को मिक्स करके उस बच्चे को अगर आगे बढ़े की प्रेरणा देते हो तो शायद वो सक्सेसफुल भी रहेगा और वो जिंदगी में खुशहाल भी रहेगा। बिल्कुल। जिस बच्चे नहीं तो उसको पता है कि मेरी काबिलियत ये नहीं है, फिर भी आप उसको उस रास्ते में धकेलोगे तो वो प्रेशर में आएगा। बिल्कुल। दूसरी बात सर, हम बार बार बात करते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर है। किसका प्रेशर है? जब मेरी है जिंदगी, मेरे परिवार मेरा है, सब कुछ मेरा, सब कुछ मैं ही मैं हूं, तो फिर दूसरे का प्रेशर मैं क्यों ले रहा हूं? कैसे ले रह सकते हैं? आपको जिंदगी अपने हिसाब से जीना पड़ेगा बजाय किसी और के पैमाने से। जी बिल्कुल। कहीं नहीं लिखा कि अगर मैं टीचर बन गया या मेरा भाई एक IAS बन गया, कोई कलेक्टर बन गया या कोई टीचर या नर्सिंग स्टाफ रह गया तो वो अनइक्वल नहीं होंगे। हमने उनको अनइक्वल बना दिया है। जब तक हम सोसाइटी के रिश्तों की पैरिटी वापस नहीं लाएंगे और ओहदे से लोगों का मतलब किसी की वैल्यू ओहदे से अगर हम देने लग जाएंगे समाज के अंदर तो ये बच्चों के अंदर एक गलत भावना पैदा करेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो हमने बात कर ली सर स्टूडेंट और पेरेंट के बारे में कि भाई जिस तरीके से बच्चे के अंदर जो कैपेबिलिटी हो उसको वो करने दें, जबरदस्ती थोपा थोपी नहीं करें। अब आप एजुकेशन सिस्टम और थोड़ा स्कूल कोचिंग वालों को मतलब क्या एक वो मैसेज या मतलब क्या करना चाहिए चेंजेस जिसकी वजह से, क्योंकि एक रोल उनका भी होता है, बच्चा ज़्यादातर टाइम अपना स्कूल में और उसमें बिताता है, जितना फैमिली में बिताता है उतना ही वहाँ बिताता है, तो एक वहाँ का माहौल में क्या होना चाहिए जिससे बच्चे को वहाँ पे भी हेल्प मिले? एक कहावत है कि जिस राष्ट्र में सबसे ज्यादा इज्जत शिक्षक की होनी चाहिए जी, और शिक्षक का पेरेंट्स के बाद में सबसे बड़ा रोल होता है। बिल्कुल। हमने शिक्षा को सैडली कॉमर्शलाइज कर दिया और कॉमर्शलाइज शायद इसलिए हो गया कि वही वैकेंसीज कम है, कंटेंटर ज़्यादा है, लेकिन ये जो कॉमर्शलाइजेशन हुआ है जिसके अंदर आप कोचिंग को मानो चाहिए, ये शिक्षा की बजाय ये दुकानें बन गई हैं सब और हर एक इसको सक्सेस, अचीवमेंट और प्रॉफिट से जोड़ने लग गया। तो बन जाए उसके बाद में सर इधर जैसे चलो उधर। आप अपने आप के लिए सेल्फ सेटिस्फिकेशन के लिए इस समय क्या कर रहे हैं? आप जैसे रिटायरमेंट के बाद में एनर्जी में भी रह गए, इधर आप जिला सैनिक कल्याण अधिकारी भी रहे, तो जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के तौर पर और इस समय आपकी जो पोस्टिंग है उसके बारे में बताएं। सर अभी फिलहाल तो मैं आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं, उनको सरकार, अर्ध सरकारी संस्था या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर नौकरी दिलाने के लिए का बेड़ा मैंने उठा रखा है। ठीक है। और ये मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में 2-4 5 आदमी जो भी जरूरतमंद है उसको हम किसी न किसी लाइन पे लगाएं। तो ये आपका सेल्फ मेरा सेटिस्फिकेशन भी है, एक जॉब भी है। जॉब भी है। अच्छा, आप जब जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रहे तो बहुत से ऐसे केसेज आपने बताए भी थे, हमने सुने भी हैं, तो कुछ ऐसे शेयरिंग जिससे आपको भी सेटिस्फिकेशन मिला हो और आपने भी एक ह्यूमन बीइंग होने का एक एहसास किया हो? सर सैनिक कल्याण के 4 साल के दौरान एक्चुअली रोजाना कोई न कोई नया केस आता था जी, और रोजाना कोई ऐसा केस आता था जिसे देख के लगता था कि यार इतना अन्याय क्यों हो सकता है किसके साथ, और उनको जब आप सुलझाते थे तो सच में आपको एक संतुष्टि महसूस होती थी कि चलो आज आपकी वजह से किसी घर के अंदर 4 लोग खुश हैं जी। एक सीधा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। महुआ की एक लड़की थी, रीना बाई जी, माता पिता दोनों की डेथ हो गई और उसके बाद में हमारे पास में एक मैसेज आया कि इसकी सरकार से नौकरी लागू है। उसकी पेंशन उसके घरवालों ने मिलकर उसकी दादी के नाम पे करवा दी। जमीन उसके जो नाम थी वो चाचा ताऊ शायद लेना चाहते थे तो उन्होंने एप्लीकेशन को रीरूटिंग कर दी। और जब मेरे को मैसेज मिला तो मैं सीधा दौसा से महुआ जाने के रास्ते में था, रुक के मैं कलेक्टर साहब से मिला, RS जाखड़ साहब से। मैंने जाखड़ साहब को कहा, जाखड़ साहब
ये जो बच्ची है और इसको अगर हम नौकरी नहीं देंगे जो इसको लागू है तो इस बच्ची का भविष्य बर्बाद है, इसका कोई भी नहीं है जी। मुझे खुशी है कि इसी सिस्टम में जाकिर साहब जैसे भी कलेक्टर थे जिन्होंने 2 घंटे के नोटिस के ऊपर पटवारी का अपॉइंटमेंट उस लड़की के हाथ में था। आज जो बच्ची शादी करके और अपने लाइफ में आगे बढ़ रही है और 4 जगह कई बार उसका फ़ोन भी मेरे पास आता है कि सर मैं वो कर रही हूँ जो आपने मेरे साथ किया, मतलब मैं 4 और खुशी कहीं दे रही हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये एक कलम से भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है। एक और केस मेरे पास था सर, एक लड़की थी अभी डॉक्टर बन गई, प्रीति पारिक, अजमेर की रहने वाली थी, किसी फौजी की बेटी थी। डॉक्यूमेंटेशन नाम नहीं होने की वजह इसको अजमेर से सिग्नेचर करने के लिए मना करते कि हम आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करके देंगे। तो ये लड़की सैनिक कल्याण कार्यालय जयपुर के अंदर उधर आई और वहाँ भी क्लर्कों ने शायद इसको जाने के लिए बोल दिया। तो मैं ऐसे ही लंच के लिए बाहर निकला तो मैंने देखा कि ये लड़की 2 बच्चियाँ थोड़े से आंसू लेके बाइक में, बेटा क्या हुआ? तो चलो अंदर आओ, बैठा कर उनको पानी पिलाया, उनकी बात पूछा। तो बोले सर हम फौजी की बेटी हैं लेकिन ये सर्टिफिकेट देने को तैयार नहीं है और ये नहीं मिला तो मेरी बहन का एडमिशन आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में होना है, वो नहीं होगा। तो मैं कहीं साइन करने से हो जाएगा? तो हो जाएगा सर, सुबह ही मैं इसको ले जाकर एडमिशन करा दूँगा। मैंने उसके डॉक्यूमेंट चेक किए, डॉक्यूमेंट चेक करके, और आर्मी के डॉक्यूमेंट नहीं थे, बाकी सारे सिविल के डॉक्यूमेंट में उसकी बेटी थी, तो हमने उसको साइन करके टप्पा लगा के, मेरे क्लर्क ने जरूर कहा कि सर इसके आर्मी के डॉक्यूमेंट नहीं, सर कोई बात नहीं, साइन कौन कर रहा है? बोला आप कर, जिम्मेदार कौन है? बोला आप, जाने दो। सुबह वो लड़की गई, वो लड़की डॉक्टर बनी, पीजी किया, और पीजी करने के बाद में 6 साल बाद में मुझे वापस आके मुझे मिल के कहती कि सर आज से मैं 5 पेशेंट फ्री देखूंगी सिर्फ आपकी वजह से। तो ये क्या छोटी, और हमने कोई एहसान नहीं किया, ये काम है जो हमें करना चाहिए, आगे बढ़े। एक सर हमने मन की खुशी फाउंडेशन के साथ टीम जेवीपी मीडिया ग्रुप ने ऐसे ही लोगों की प्रमोशन करने के लिए और जो वाकई में साइलेंटली वर्क कर रहे हैं, डिजर्विंग करते हैं, उनकी प्रमोट के लिए इस तरीके के इंटरव्यूज़, इस तरीके के अवार्ड सेरेमनीज करते हैं। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, ये मीडिया का इनिशिएटिव कैसे देखते हैं? सर मैंने बोला ना कि ये आप 99% जनता जो आप कह रहे हैं वो महसूस करती है, पर वो कदम नहीं बढ़ा सकती जी। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप ये कदम उठाने की सोच रहे हैं जी। दूसरी बात, मेरा ये जो जितना भी ये प्रोग्राम है उसमें एक रिक्वेस्ट शुरू से रही है कि आप कभी भी किसी को बुलाते हो ये मालार्पण, साफा, ये सब बंद करो सर, एक छोटा सा फूल दे दो। जी, बहुत बढ़िया। ये सम्मान है। अगर आपने मुझे बुला के स्टेज पे बैठाया तो वो अपने आप में सम्मान है कि आपने मुझे इस काबिल समझ लिया। जी। अब मेरा साफा पहनाओगे, फिर प्रतीक चिन्ह दोगे, आप कहीं जाते हो लेने के लिए थोड़ी जाते हो, आप देने जा रहे हो। तो ये शायद एक तो ये बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। और ये हम आज से लागू आज से पक्का लागू है सर। और दूसरी एकदम जैसी सही सोच ही आप बता रहे हो कि सर उन लोगों को गांव से बहुत से लोग मिलेंगे, नीचे से बहुत से लोग मिलेंगे। मेरे यहाँ पे एक वर्कर है लड़का चौहान जी, मैंने आज तक इससे सिंह से लड़का नहीं देखा जी, और मैं इसको हमेशा इनकरेज करता हूँ कि बेटा इसकी कोई भी समस्या होती है, आज इसने 2 महीने में पूरे स्टाफ में वो जगह बना ली कि मेरा नंबर 2 भी इससे आगे नहीं है। जी। तो जिनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये एक नई लहर लाएगा। कर्म प्रधान, और ये शुरुआत है। मतलब मैं नहीं बोलता, देखो हर एक आदमी बहुत बड़ी चीज नहीं कर सकता। मैं आज खड़े करूँ साहब मैं ये कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। एक टीम करती है सरकार, पूरा सब मिलके। बिल्कुल आपके साथ 2 जुड़ेंगे, 2 के साथ 2 जुड़ेंगे। 2 बाड़मेर में एक छोटी सी बात की थी साहब, बाड़मेर में सारे प्रधानों का उनका एक फंक्शन था, उसके अंदर मेरे को बुलाया। मैं कहा साहब हम बातें बहुत करते हैं, एक परिवार अगर ये कसम खा ले कि मेरी लाइफ में यार एक इंसान एक लाइफ में 5 आदमियों को मैं जिंदगी बना के जाऊंगा, बेटा बेटी नहीं 5 और 5 आप उसको जोड़ के देखो साहब 150 करोड़ कवर होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगी, सब ने वही 5 पकड़ लिए जो पहले से बहुत आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तो प्रगति वैसे ही नहीं चाहिए। वो तो वैसे ही आज मैं खड़े होकर नेताओं का क्या भला करूंगा, वो तो वैसे ही भला करके बैठे। बिल्कुल। तो हमें तो जरूरतमंद की ये चीज। और सर आपने ये कहा है, हम आपके सामने कमिट कर रहे हैं कि अब हम जब भी डाइस का कार्यक्रम करेंगे, कॉमन मैन होगा आप जैसा व्यक्ति जो उसको लीड करेगा एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में। इसके साथ ही उन समस्त ग्रामीण प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन देने का प्रयास हम करेंगे बिना किसी लाग लपेट या एक सिंपल से प्रोग्राम के अंदर। और जो हम उनको डिजर्विंग स्टेटस से देना चाहते हैं वो देने का भाव रखेंगे। लगातार इस सिलसिले को हम रेगुलर रखेंगे, प्योर इंटेंशन के साथ में। मैं हरिराम जी आपको 2008 से जानता हूँ सर, और मैं आपको पहली बार मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि मैं आपकी कदर करता हूँ कि आप एक बहुत सुलझे और सीधे इंसान हैं।
आप इनसे पूछ लो, ये मुझसे तकरीबन 10 दिन पहले मिली। बिल्कुल। पहले दिन मिलने के बाद मैंने को एक ही बात की जी। जो मुझसे होगा बच्चे मैं कर दूंगा। हाँ नहीं 100%। मैं नहीं कहता मैं क्या कर दूंगा, लेकिन जो मुझसे होगा मैं कर दूंगा। बिल्कुल सर, एक मोरल। 23 तारीख को हम वही सरकार- सरलता मेरे को इनमें नजर आई। जी 23 तारीख को हम तेजा जी की जयंती है, उस जयंती पर जो तेजा जी के आदर्शों को, उनके कमिटमेंट को, उनकी सत्यवादिता को, उनकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को, उनके डिसिप्लिन को, उनके डेडिकेशन को जो जन जन तक अपनी संगीतमय ध्वनि के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म से पहुंचा रहे हैं, तो उन कुछ कलाकारों को हम केस प्राइज अवार्ड देंगे और सर के हाथों से दिलवाएंगे। तो ये सर ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। और विधानसभा के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ राजस्थान है, उसके पास हमारा पंचायत कैफे है, जहाँ पर एक सिंपल सोफा पंचायत का लुक है, वहीं पर उन कलाकारों का सम्मान करेंगे, उनकी भी सक्सेस स्टोरी को जानेंगे कर्नल राजेश भूकर जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर। और हमारी पायल भी कुछ लास्ट कंपाइल में कुछ कहेगी। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। जैसे सर ने बोला एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो बोलते ना प्योर इंटेंशन के साथ निकलते हो। तो मैं ये जर्नी मैंने सीरियसली अकेली ने स्टार्ट की, मेरे को पता भी नहीं था मैं क्या, बस निकल पड़ी कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत हो रही है, चलती गई। और ऐसे सर जैसे ऐसे लोग मिलते गए और धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ रही है। तो मैं तो बहुत ही खुश हूँ। थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे साथ जुड़े हो। धन्यवाद। और मैं लक्की हूँ।